आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रोडाटा अलॉटमेंट के केस में अगर कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो और प्रोडाटा अलॉटमेंट का केस आ रहा है और वैसे ही केस में कॉल्स इन एरियर का काम करना हो जाए, प्रोडाटा अलॉटमेंट हुआ है और वहीं पर कॉल्स इन एरियर हो और फिर कॉल्स इन एरियर वाले शेयर को अगर फॉरफिट किया जा रहा है तो इस तीन टॉपिक को एक क्वेश्चन के आधार पे हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोडाटा अलॉटमेंट, उसी के क्वेश्चन में अगर कॉल्स इन एरियर है और एरियर होने वाले शेयर्स को अगर फॉरफिट कर लिया जाए तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएं, ये आज की क्लास का मेन टॉपिक होगा। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे कि प्रोडाटा अलॉटमेंट के केस में कंपनी किस तरह से स्टेप लेता है, कंपनी किस तरह से प्रोडाटा अलॉटमेंट पे काम करता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलता है कि कंपनी जब अपने शेयर को इशू करता है मार्केट में, तो इशू करने के बाद जितना शेयर वो इशू कर रहा है उससे अधिक का एप्लीकेशन आना, ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस मान लेते हैं अगर कंपनी इश्यूड कर रहा है, इश्यूड शेयर्स 10,000 शेयर्स है एंड एप्लीकेशन रिसीव ऑन 12,000, जो भी इससे कुछ भी 10,000 से अधिक अगर एप्लीकेशन आ रहा है तो ये केस आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। मींस की कंपनी जितने शेयर को इशू किया है एप्लीकेशन अगर उससे अधिक आ जाए तो ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी 3 स्टेप में काम करती है इस तरह से। एक नील अलॉटमेंट, नील अलॉटमेंट का सेंस हो जाता है कि कंपनी कभी कभी किसी शेयर होल्डर को मान लेते हैं कि कोई एरिया से अगर 5,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है तो उसको रिजेक्ट कर दे, लौटा दे। आप रिजेक्ट करना भी इसको कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देगा, नो अलॉटमेंट, कोई भी शेयर अलॉट उसको नहीं किया जाएगा। केस फर्स्ट में। केस सेकेंड में आपका फुल अलॉटमेंट होता है। फुल अलॉटमेंट का सेंस होता है कि अगर कोई आदमी 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया तो उसको 5,000 शेयर अलॉट कर दिया जाए, ये फुल अलॉटमेंट का सिस्टम होता है। थर्ड हो जाता है पार्टली अलॉटमेंट। पार्टली अलॉटमेंट में होता है कि अगर कोई 10,000 शेयर परचेज करना चाह रहा है, 10,000 के लिए शेयर एप्लीकेशन किया है तो उसको 3,000 शेयर, 4,000 शेयर, 5,000 या 10,000 से कम शेयर उसको अलॉट किया जाएगा। मींस इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 5,000 शेयर अगर परचेज करना चाह रहा है तो नो अलॉटमेंट, इसको एक भी शेयर नहीं अलॉट किया जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 4,000 शेयर अगर परचेज करना चाहता है तो कंपनी उस केस में 4,000 शेयर उसको अलॉट कर देगा, ये फुल अलॉटमेंट होगा। और अगर कोई 6,000 शेयर अगर परचेज करना चाह रहा है तो पार्टली में इसको 5,000 शेयर दे दे, 4,000 शेयर दे दे, 2,000 शेयर दे दे, 1,000, कुछ भी, मतलब जितना के लिए ये अप्लाई किया है उससे कुछ कम उसको अलॉटमेंट किया जाएगा। यही 3 स्टेप होता है प्रोडाटा अलॉटमेंट के केस में। कंपनी मैक्सिमम ये 3 काम कर सकती है। जितने नंबर के लिए एप्लीकेशन आया है, नहीं, एक सेकेंड, जितना शेयर इश्यूड हुआ है उससे अगर अधिक का एप्लीकेशन आ जाता है तो वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी 3 स्टेप में काम करता है। एक, या तो रिजेक्ट कर दे, जो अप्लाई किया उसको एक भी शेयर नहीं दिया जाए। सेकंड, फुल अलॉटमेंट करे, जो जितना के लिए अप्लाई किया उसको उतना शेयर इशू कर दिया जाए, अलॉट कर दिया जाए। फिर एक होता है पार्टली, इसमें क्या होता है कि जो जितना के लिए अप्लाई किया उससे उसको कुछ कम, जैसे 6,000 के लिए अप्लाई किया तो इसको 5,000 शेयर, 4,000, 2,000, 1,000, ये इस तरह से पार्टली अलॉटमेंट होता है। तो 3 प्रोसेस हो सकता है, एक नील हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, फुल अलॉटमेंट होगा, और तीसरा पार्टली अलॉटमेंट होता है। एक क्वेश्चन के आधार पे हम लोग देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोडाटा अलॉटमेंट के केस में कॉल्स इन एरियर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और अगर उसी शेयर को फॉरफिट किया जाएगा जिसपे एरियर हुआ
हुआ था, तो वो काम किस तरह से किया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन एक लिखते हैं और क्वेश्चन को बनाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, टाटा लिमिटेड इश्यूड 10,000 shares at the rate rupees 10 each. Money payable as under. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 और फाइनल कॉल 3। आगे क्वेश्चन में है, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 15,000 shares and company make a pro rata allotment as under. एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर एंड कंपनी मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट एज अंडर। इसमें अप्लाइड और अलॉटेड हम इस तरह से रखे हैं, तीनों के क्वेश्चन में डाला गया है। 2,000 को रिजेक्ट कर देगा, नील अलॉटमेंट है, कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया। जो 2,000 के लिए अप्लाई हुआ है, 4,000 को फुल अलॉटमेंट है, 4,000 के लिए जो अप्लाई किया उसको 4,000 शेयर अलॉट किया गया, और 9,000 के लिए जो अप्लाई किया उसको पार्टली अलॉटमेंट हुआ है, 6,000 शेयर के लिए इसको अलॉट किया गया है। आगे क्वेश्चन में है, राम द होल्डर ऑफ 500 shares in थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट का सेंस यहां इस तरह से ले सकते हैं, 3 तरह से अलॉटमेंट हुआ है। ये लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकेंड है और ये लिस्ट आपका थर्ड है। फर्स्ट लिस्ट में 2,000 को कुछ भी नहीं दिया गया, सेकेंड लिस्ट में 4,000 को 4,000 दिया गया और थर्ड लिस्ट में 9,000 को 6,000 दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन आगे लिख रहे हैं कि राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स इन थर्ड लिस्ट ही could not pay allotment and call money. His share were forfeited and reissued 300 shares as the rate rupees 8 each as fully paid up. Excess money on application may be adjusted, sum due on allotment and call money.
पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार फिर से शुरू से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है टाटा लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर रहा है। एक शेयर का वैल्यू 10 इंच है, 10 का है। 3 एप्लीकेशन पर है, 4 अलॉटमेंट पर है और फाइनल कॉल आपका 3 है। 10 इस तरह से पूरा हुआ। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर, इशू हुआ था 10,000 शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 15,000 शेयर के लिए। तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। कंपनी मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट एज अंडर, कंपनी किस तरह से अपने टोटल शेयर्स को अलॉट किया है। तो यहाँ पे आपको 3 लिस्ट में अलॉटमेंट हुआ, जो हम पहले भी बताए थे कि 3 स्टेप कंपनी ले सकता है इसके लिए। पहला है कि 2,000 के लिए जो अप्लाई किया है उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है। सेकेंड है 4,000 के लिए जो अप्लाई किया है उसको 4,000 शेयर अलॉट किया गया है। और थर्ड लिस्ट में है कि 9,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया है वो 6,000 अलॉटमेंट उसको किया गया है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स इन थर्ड लिस्ट, राम के पास 500 शेयर है जो थर्ड लिस्ट में है। मींस कि इस 9,000 वाला में ही राम है। इस 6,000 शेयर जो अलॉट हुआ था इसी में राम को भी 500 शेयर अलॉट किया गया होगा। थर्ड लिस्ट आपका ये है जिसमें 9,000 वाले को 6,000 दिया गया है। He could not pay allotment and call money, राम जो है वो अलॉटमेंट का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा का पेमेंट नहीं करता है और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। और उसके बाद 300 शेयर आपका री इशू हो जाता है 8 इंच के हिसाब से। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन मे बी एडजस्टेड सम ड्यू एंड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अगर आपको एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का अमाउंट ज्यादा रिसीव हो जाता है, जैसे कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर और एप्लीकेशन आया 15,000 शेयर, तो ऑटोमेटिकली सीधा सा बात है कि एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ कि एक्सेस जो एप्लीकेशन का मनी होगा वो आपको एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए और फाइनल कॉल के लिए। आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जर्नल एंट्री पास करना है आपको टाटा लिमिटेड के बुक में। अब इस क्वेश्चन में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट का टॉपिक कवर होगा, कॉल्स इन एरियर टॉपिक कवर होगा और इस शेयर को फॉरफिट किया जाएगा और इसके बाद री इशू भी यहां से आपका कवर होगा। तो इस टॉपिक में प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में फॉरफिचर एंड री इशू भी आपको कवर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस और प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है तो एक आपको प्रो राटा टेबल बना लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो प्रो राटा टेबल आप इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ अप्लाइड लिख लीजिए, जो जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, फिर अलॉटेड कर दीजिए, मनी रिसीव, मनी ड्यू, आगे का पैसा आप डायरेक्ट अलॉटमेंट के लिए और कॉल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्ट जो बचेगा वो रिफंड हो जाएगा। कॉलम पर एक बार फिर से ध्यान दें, अप्लाइड जो जितने शेयर के लिए अप्लाई किया ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा। अलॉटेड ये भी आप कंपनी कितना शेयर किसको अलॉट किया है ये भी आपको क्वेश्चन में ही बताया रहेगा। ये आपका अप्लाइड दिया हुआ है, यहाँ पे आपका अलॉटेड दिया हुआ है। मनी रिसीव, मनी ड्यू, अलॉटमेंट, कॉल एंड रिफंड, ये जो होता है कि जो अप्लाई किया वो एप्लीकेशन के हिसाब से आपको पैसा भेजा होगा। तो मनी रिसीव, अब ये जो भी कॉलम होगा सब रुपीज में होगा। फर्स्ट का 2 कॉलम आपका शेयर का नंबर रहेगा, बाद बाकी जो भी होगा अमाउंट में होगा, रुपीज में होगा। मनी रिसीव में हम लोग लिखेंगे कि जो जितना के लिए अप्लाई किया
वो जितना एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा। मनी ड्यू में लिखेंगे कि कंपनी जब शेयर अलॉट करता है तो अलॉटमेंट होने के बाद उसको कितने पैसे का उसका जरूरत है, वो मनी ड्यू में आ जाएगा। एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगा एप्लीकेशन का वो आपका अलॉटमेंट के लिए, कॉल के लिए आप एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ अलॉटमेंट और कॉल रखे, उससे भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो आपका रिफंड हो जाता है। मतलब जिस शेयर होल्डर का पैसा अलॉटमेंट कॉल से भी अधिक आ गया है या जिसको एक भी शेयर नहीं दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उसके अमाउंट को कंपनी वापस कर देगा, तो वो रिफंड में आपको लिखा जाएगा। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू, अलॉटमेंट, कॉल एंड रिफंड। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, पहले प्रोडाटा टेबल देखते हैं। सबसे पहला लिस्ट ए में आपका दिया हुआ है कि 2000 शेयर के लिए इसको रिजेक्ट किया गया है, एक भी शेयर नहीं दिया गया है। तो 2000 शेयर के लिए इसको नील कर दीजिए, रिजेक्ट किया गया है, एक भी शेयर अगर नहीं दिए हैं तो अलॉटेड में 0 कर दीजिए या नील लिख दीजिए। मनी रिसीव, कोई भी शेयर होल्डर जो एप्लीकेशन किया होगा वो एप्लीकेशन का पैसा आपको भेजा होगा। तो 2000 के लिए जो अप्लाई किया है वो 3-3 रुपए के हिसाब से आपको 6000 रुपए भेजा होगा। तो मनी रिसीव में 6000, और ये पैसा ना ड्यू होगा ना एडजस्ट होगा, इसका पैसा डायरेक्ट आपको रिफंड ही करना होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2000 के लिए जो अप्लाई किया इसको एक भी शेयर नहीं दिया गया, तो 2000 अलॉटेड में नील लिख दिए। मनी रिसीव का जहां तक बात है तो कोई भी शेयर होल्डर जब आपको पेमेंट करेगा तो एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन के समय में वो भेजा होगा। तो 2000 पर 3-3 रुपए अगर एप्लीकेशन का भेजता है तो आपका 2 या 6000 रुपए वो एप्लीकेशन पर आपको भेजा होगा, जो कि डायरेक्ट रिफंड होगा, क्योंकि कंपनी उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जितना भी मनी रिसीव्ड होगा वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। सेकेंड, 4000 को 4000। अब अगर कोई 4000 के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन का अगर 3-3 रुपए आपको भेजा होगा, तो 4000 शेयर पर 3-3 रुपए अगर आपको भेजता है तो 12000 रुपए वो भेजा होगा। मनी ड्यू का अमाउंट का जहां तक बात है तो कंपनी उसको 4000 टोटल शेयर अलॉट किया है, तो 4000 शेयर पे अगर 3-3 रुपए का एप्लीकेशन का पैसा वो ड्यू करता है तो इसका 12000 रुपए आपका ड्यू भी हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा। हमेशा ध्यान रखिए, रिजेक्ट होगा तो उसका पैसा वापस जाएगा। फुल अलॉटमेंट अगर होता है तो फुल अलॉटमेंट के केस में जितना मनी रिसीव्ड होगा वही आपका मनी ड्यू भी होगा। यहाँ देख सकते हैं 4000 के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन का 3-3 भेजा होगा, तो मनी रिसीव्ड में 12000 आया। मनी ड्यू का अगर बात करें तो 4000 शेयर अगर इसको अलॉट किया गया है तो 4000 पर 3-3 रुपए के हिसाब से 12000 आपका ड्यू भी हो जाएगा, तो इसका एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा। आगे थर्ड लिस्ट है 9000, 6000। 9000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया है इसको कंपनी 6000 शेयर इशू किया है। यहां पर मनी रिसीव अगर देखें तो 9000 शेयर पर अगर 3-3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा तो 9 या 27, ये 27000 रुपीज आपको भेजा होगा। 9000 शेयर पर 3-3 अगर भेजेगा तो 27000 रुपए आपको भेज देगा। मनी ड्यू का जहां तक बात रहा तो मनी ड्यू 6000 शेयर अगर इसको अलॉट किया गया है तो 6000 शेयर पर 3-3 रुपए के हिसाब से 6 या 18000 रुपए इसका ड्यू होगा। एक बार फिर से 9000 को 6000 दिया गया जो कि क्वेश्चन में यहाँ है। मनी रिसीव कितना होगा, तो जो जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा, तो 9000 शेयर पर अगर 3-3 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट भेजेगा तो यहाँ 27000 रुपए मनी रिसीव में आएगा। फिर 6000 शेयर पर उसका अमाउंट ड्यू होगा, तो 6000 पर अगर 3-3 कंपनी रख लेता है तो 6 या 18000 रुपए उसका ड्यू में आ जाएगा। रहा एक्स्ट्रा पैसे का बात तो 27 भेजा है और 18 ड्यू हुआ है। 9000, 27 में से अगर हम 18 घटा देते हैं तो 9000 रुपया इसका एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा पैसे को आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन में बी एडजस्टेड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अगर एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप अलॉटमेंट के लिए और कॉल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 9000 जो एक्स्ट्रा है वो हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या नहीं। ऐसा नहीं कि जितना भी ज्यादा है वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें या डायरेक्ट यहाँ लिख दें। इसमें एक लिमिटेशन क्या होता है
कि इसको हम जितना शेयर अलॉट किए, इसको 6000 शेयर अलॉट किया गया, अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपए के हिसाब से है। अलॉटमेंट का अगर 4 रुपए हिसाब से होता है तो 6000 शेयर इसको दिए हैं 4 के हिसाब से 24,000 रुपए यहाँ आपका एडजस्ट हो सकता है। कभी भी जितना शेयर अलॉट हुआ है और अलॉटमेंट का पैसा, जैसे 6000 अलॉट किए और अलॉटमेंट का अगर 4 रुपए से होता है तो 6 चौका 24,000 से ज्यादा यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ का अमाउंट एक्स्ट्रा आपका 9000 है तो 9000 आपका एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर यही 30,000 रहता, 40,000 रहता तो आप मैक्सिमम 24 यहाँ कर सकते थे। उसी तरह से कॉल पे कितना कर सकते थे, तो 6000 गुना 3 6 दिया 18,000 रुपए आपका यहाँ पे एडजस्ट हो सकता था। प्रोराटा टेबल इस तरह से आपको बनाना रहेगा। अब जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे कर रहे हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड। जर्नल किस तरह से होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का जो 2 एंट्री होगा वो हमेशा एप्लीकेशन रिसीट पे काम करेगा, बाद बाकी सब आपका इश्यूड से काम होगा। 2 एंट्री एप्लीकेशन का जो होगा वो एप्लीकेशन रिसीव से करना रहता है और बाद बाकी जो क्वेश्चन अलॉटमेंट कॉल आगे जो भी बनेगा वो सब 10,000 शेयर से आपको बनाना रहता है। एप्लीकेशन के लिए आप फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर का कुछ नहीं है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है तो इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपको 15,000 शेयर पे अगर एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से आ जाएगा तो 45,000। आगे आपका काम होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अमाउंट अगर एडजस्ट है, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, कॉल पे एडजस्ट है या रिफंड हुआ है तो वो सारी चीजों को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा तो अलॉटमेंट लिख दीजिए, कॉल पे एडजस्ट है कॉल लिख दीजिए और जो रिफंड होगा वो आप बैंक को क्रेडिट कर सकते हैं। तो यहाँ का तो ये सेम अमाउंट ये आएगा। शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जो शेयर इशू किए थे 10,000 शेयर पर 3 के हिसाब से कैपिटल में जाएगा तो ये आपका 30,000 हो जाता है। शेयर अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हुआ है वो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर सकते हैं। आपका यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट 9,000 है, ये आपका यहाँ आ जाएगा। फिर रिफंड के प्रोसेस के लिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, यहाँ रिफंड 6,000 हुआ है, 6,000 आपका यहाँ पे आएगा। अब जब आप इस 3 को प्लस करिएगा तो ये 45,000 के इक्वल होना चाहिए। 30, 9 और 6, 9 6 15, 15 और 30 45, ये बराबर हुआ। तो सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन का जो 2 एंट्री होगा वो सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव पे होगा। अब आगे का जो भी काम हम लोग करेंगे वो टोटल काम आपका 10,000 शेयर से किया जाएगा। अलॉटमेंट इस तरह से कर सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट का अमाउंट 4 है तो ये 40,000 हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
ये यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो तय है कि अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है 40,000, तो 40,000 लिख लीजिए। इसमें से आपको पहले से जो अमाउंट एडजस्ट है 9,000 आपका अमाउंट पहले से एडजस्ट है, ये 9,000 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में एक और था कि राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स इन थर्ड लिस्ट, इस लिस्ट में राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है। ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। राम 500 शेयर का होल्डर है थर्ड लिस्ट से, मतलब इस 6,000 वाले शेयर्स में राम भी है और राम के पास 500 शेयर है। ये क्या किया है कि आपको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है। अब अगर प्रोडाटा अलॉटमेंट का केस नहीं होता तो यहाँ तो आप डायरेक्ट कॉल इन एरियर निकाल सकते थे कि 500 गुना 4, 2,000 आपका अलॉटमेंट पे एरियर हो जाता और 500 गुना 3, 1,500 आपका कॉल पे एरियर हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रोडाटा अलॉटमेंट का है और उस कॉल पे बकाया है जहां पे आपका अमाउंट भी एडजस्ट है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से एरियर को नहीं निकाल सकते हैं कि 500 गुना 4 कर लिए एरियर आ गया, नहीं। तो वैसे कंडीशन में अगर प्रोडाटा अलॉटमेंट का काम है और प्रोडाटा अलॉटमेंट के केस में अगर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अलॉटमेंट पे अमाउंट एडजस्ट है और अलॉटमेंट पर एरियर भी है, राम जो है वो यहाँ और यहाँ का पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ एरियर किस तरह से कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करके बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। Calculation of area on allotment, कितना एरियर होगा अलॉटमेंट पे ये आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालें, सबसे पहले देख लीजिए कि राम के पास कितना शेयर है, जो एरियर कर रहा है उसके पास कितना शेयर पे एरियर कर रहा है, तो 500 शेयर पर कर रहा है। 500 शेयर्स पर हम अलॉटमेंट का उससे कितना अमाउंट ड्यू किए होंगे ये सबसे पहले निकाला जाएगा। तो यहां लिख रहे हैं अमाउंट ड्यू ऑन 500 शेयर्स फॉर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट 4 रुपए के हिसाब से है, तो 500 शेयर पर अगर आप 4-4 रुपए का ड्यू करिएगा तो आप ड्यू किए होंगे उससे 2000 रुपीज, 2000 रुपए उसका ड्यू हुआ है। सेकेंड इसमें लेस करना रहता है एडजस्टेड अमाउंट। क्या है इसका एडजस्टेड अमाउंट का मतलब समझ लीजिए, आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में दे रहा है कि यहाँ पे 6,000 शेयर में ही राम वाला शेयर है। यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से देख सकते हैं, राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर इन थर्ड लिस्ट। राम थर्ड लिस्ट में है और थर्ड लिस्ट का यहाँ पे काम जो देख रहे हैं, तो थर्ड लिस्ट में अलॉटमेंट के लिए 9,000 रुपए पहले से एडजस्ट है, 9,000 रुपए एडजस्ट है 6,000 शेयर पर, तो इसी 6,000 में ये भी 500 शेयर है। तो अगर 9,000 रुपए एडजस्ट है 6,000 शेयर पे, तो 500 शेयर पर जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो अमाउंट यहां पे आपको लेस करना होगा। तो यहां आप लेस कर सकते हैं अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट फॉर 500 शेयर्स। तो ये आपका आ जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9,000 रुपीज एडजस्ट है 6,000 शेयर्स पर, तो 500 शेयर्स पे क्या एडजस्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 9,000 रुपए एडजस्ट है 6,000 शेयर पे, तो 500 शेयर पे आपका क्या एडजस्टमेंट हुआ होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 डेढ़ 9, अगर इसको कट कर दें तो यहाँ 1.5 आ जाएगा और 5 डेढ़ 7.5, 750 रुपए का एडजस्ट। मतलब कि राम जो है वो एरियर करने के बावजूद भी अलॉटमेंट के लिए 750 रुपया एप्लीकेशन के समय ही दे दिया था, जो कि यहाँ अमाउंट एडजस्ट था। 6,000 शेयर पर 9,000 रुपए एडजस्ट है, तो 500 शेयर पे आपका 750 रुपया एडजस्ट हो जाता है। आप ड्यू किए थे राम से 2,000 का
और एडजस्टमेंट होने के कारण राम एरियर करते हुए भी अगर देखा जाए कि राम का 500 शेयर पे आपका 750 रुपया वो एप्लीकेशन के समय में ही आपको दे चुका था। तो यहाँ एरियर अब इसको लेस कर दे अगर, तो 2000 माइनस 750 1250 रुपए का आपका एरियर होगा। 1250 का एरियर है, तो यहाँ आपका 40,000 आप ड्यू किए अलॉटमेंट पे, 9,000 रुपया आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट था, 9 को लेस कर लीजिए, और 1250 जो एरियर आ रहा है ये 1250 आप एडजस्ट करिएगा। तो अब जो अमाउंट आएगा वो आपको अलॉटमेंट के समय में रिसीव होगा। यहां का अमाउंट आपका हो जाना चाहिए ये आपका 29,750 है, 29,750। अगर ये प्रोराटा अलॉटमेंट का केस नहीं होता तो आप यहाँ एरियर डायरेक्ट 500 शेयर पर 4-4 रुपए गुना कर देते, जो अमाउंट ड्यू था वही आपका एरियर हो जाता है। लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में आपको एरियर इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। आगे कॉल का काम करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। या फाइनल जोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट कॉल है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 10,000 शेयर एट द रेट 3, तो ये 30,000 का होगा। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 30,000। और यहाँ कोई अमाउंट भी एडजस्ट नहीं है, अमाउंट एडजस्ट है तो लेस नहीं होगा। जैसे अलॉटमेंट में 9,000 लेस किए थे, यहाँ अमाउंट एडजस्ट नहीं है तो लेस नहीं करेंगे। और एरियर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 500 शेयर पर अगर 3-3 रुपए का पेमेंट नहीं होता है तो 5 या 1500 रुपया, 1500 ही आपका एरियर होगा। एरियर बस इस तरह से कैलकुलेट तभी किया जाएगा कि जिस कॉल पे अमाउंट एडजस्ट है, जैसे अलॉटमेंट में 9,000 रुपए अमाउंट भी एडजस्ट है और वही एरियर भी है, तो आपको इस तरह से एरियर को कैलकुलेट करना होता है। लेकिन जहां पे आप कॉल पे देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट एडजस्ट नहीं है, अमाउंट एडजस्ट नहीं, तो आप डायरेक्ट एरियर निकाल लीजिए। 500 गुना 3, 1500 रुपए आपका एरियर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको फाइनल कॉल के लिए 28,500 अमाउंट रिसीव होगा। आगे क्वेश्चन में फॉरफिट के प्रोसेस को देखते हैं। आपका फाइनल कॉल तक का काम हो गया, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, ये कैलकुलेशन आपका सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है कॉल्स इन एरियर्स के लिए है, और यहाँ फाइनल कॉल का 2 एंट्री पास कर दिया गया। अब अगर शेयर को फॉरफिट करेगा और री इशू करेगा तो किस तरह से काम करना है इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। फॉरफिट के लिए आपका एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका 500 शेयर जो फॉरफिट होगा और इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, तो कॉल्ड अप पूरा कॉल किया गया है तो कॉल्ड अप वैल्यू आपका 10 है, तो 5,000 जिस कॉल का बकाया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में आपका यहाँ पे आप डायरेक्ट इनटू करके नहीं लिख सकते हैं कि 500 गुना 4, 2000 एरियर नहीं था, आप यहाँ पे एरियर कैलकुलेट किए थे 1250, ये आपका एरियर होगा, एरियर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 1250। कॉल के लिए जो है वो आपका टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल आप इनटू करके ले सकते हैं, 500 गुना 3 1500 हो जाएगा। और उसमें से जब इसको आप लेस करिएगा जो रेस्ट बचेगा वो आपका शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा। ये अमाउंट आपका आ जाता है ये अमाउंट आपका 2250 रुपए का आ रहा है।
शेयर कैपिटल को डेबिट कर दीजिए कॉलम वैल्यू से। 500 शेयर का एरियर था और उससे पूरा कॉल किया गया है, तो 500 गुना 10 5000 आया। अलॉटमेंट का जो एरियर है वो क्रेडिट कर दिए, जो एरियर यहाँ कैलकुलेट हुआ था 1250। फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिए इस अमाउंट से, जो यहाँ पे एरियर था 1500 वो आपका एरियर आ गया 500 × 3 और 5000 में से इस दोनों को लेस कर दिए, जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये अमाउंट अगर देखें तो 500 शेयर पर आपको एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट आया है तो 500 × 3 1500 और अलॉटमेंट पर जो आप कैलकुलेट करने के समय में यहाँ 500 शेयर का एडजस्ट अमाउंट निकाले थे 750। ये 1500 और अलॉटमेंट का 750 अगर ये जोड़ देते हैं तब भी आपका ये 2250 ही आएगा। तो या तो डेबिट में से क्रेडिट घटा के निकाल लीजिए, या फिर आप काम कर सकते हैं कि अलॉटमेंट का जो बकाया होगा और कॉल का जो बकाया होगा वो इस टोटल में लेस कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं इस तरह से एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ या अलॉटमेंट के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको प्लस कर दीजिए, आपको शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस ऐसे भी निकल सकता है। तो यहाँ पे आपका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। अब री इशू में किस तरह से काम करेंगे उसको देख सकते हैं। यहां लिखा हुआ कि 300 शेयर्स आपका री इश्यू हो रहा है 8 ईच के हिसाब से। 300 शेयर को री इशू कर देना है 8 के हिसाब से। एक शेयर का वैल्यू 10 है, अगर 8 पे हम इसको री इशू करते हैं तो 2 रुपए के लॉस पर आपको शेयर को री इशू करना है। री इशू का एंट्री आपका इस तरह से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 8 2400। जितना लॉस होगा शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट ये आपका 300 × 2 600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये आपका 300 × 10 3000। ये आप री इशू का एंट्री कर सकते हैं। जितना अमाउंट आएगा बैंक को डेबिट कर लीजिए। 300 × 8 2400। जो भी आपको लॉस हुआ 2 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि 10 का शेयर है और 8 पे आप उसको री इशू कर रहे हैं, तो 2 का जो नुकसान हुआ है लॉस हुआ उससे शेयर फॉरफिटेड को डेबिट किए और इस दोनों को जोड़ के शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। अब कैपिटल रिजर्व का जहां तक बात रहा कि कैपिटल रिजर्व कितना होगा क्वेश्चन का, तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एंट्री आपका हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये 300 शेयर जो आप री इशू किए हैं उसका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां अगर देखते हैं तो 2250 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, तो 2250 रुपए आप फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स पर। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि 300 शेयर्स पे आपका फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा। 2250 आपका फॉरफिट हुआ है 500 शेयर्स पर, तो 300 जो री इशू हम लोग किए हैं उस पे कितना फॉरफिट हुआ होगा। तो ये अगर कैलकुलेट कर दें तो ये आपका हो जाता है 2250 × 300 बाय 500 इक्वल टू 1350। 2250 जो प्रॉफिट हुआ 500 शेयर पर हुआ और 300 शेयर पे आपका 1350 का प्रॉफिटेड अमाउंट आ रहा है। इसमें आप लेस कर दीजिए जो आपको 300 शेयर को री इशू करने में लॉस हुआ है। तो पर शेयर पर आपको 2-2 रुपए का लॉस हुआ है, 600 आपका लॉस है। तो यहां आप लेस करिए लॉस ऑन री इशू, तो लॉस ऑन री इशू हो जाएगा 300 शेयर्स इंटू 2 600। 1350 में से 600 को लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद आपका अमाउंट 750 जो बच रहा है ये आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ये क्वेश्चन में पूरा काम हुआ। शुरुआत से देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट को कवर किया गया। कॉल्स इन एरियर हुआ, सिंपल कॉल इन एरियर नहीं था, यहाँ पर अमाउंट एडजस्ट और उसी कॉल पे बकाया है। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को दिखाया गया, कैलकुलेट किस तरह से करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट में। शेयर को फॉरफिट किस तरह से किया जाएगा,
शेयर को फोरफिट करने का सिस्टम हुआ, और उस सिस्टम के बाद फिर उसी शेयर को री इशू किस तरह से किया जाएगा ये आपको बताया गया। इस क्लास में इतना।